तो बच्चों वी आर बैक। हम लोगों ने ऊपर पार्ट 1 पढ़ा था सेम चैप्टर का, और हम लोग इस चैप्टर में वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स तक हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ लिया था कि कैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सारा प्रोसेस चलता है। और अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, और ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लिविंग बींग्स। ठीक है, जीवित चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा, टाइनी। ठीक है, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और अ वेरी फ्यू सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किन से बने होते हैं, या तो उनके अंदर एक सेल होता है या फिर बहुत ही कम सेल से वो मिलके बने होते हैं। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। वो इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें सूनी आँखों से देख नहीं सकते हो। ठीक है, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिनको आप सूनी आँखों से नहीं देख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, अमीबा आर मेड ऑफ जस्ट वन सेल। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने हैं, उनके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए हैं, अमीबा और बैक्टीरिया। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनके अंदर एक ही सेल है तो हम इन्हें क्या नाम दे देते हैं, यूनिसेलुलर। बाकी कुछ और कौन कौन से बता रहा है वो यहाँ पे, फंगी और एल्गे। फंगी और एल्गे में काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या नाम दे देते हैं, ये मल्टी सेलुलर सेल बोलते हैं। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस। ये हमारे आसपास सब जगह मिलते हैं, पाए जाते हैं। इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन इनसाइड आर बॉडी। ये जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में भी होते हैं, हमारे आसपास की हवा में, पानी में, ज़मीन में, सब जगह पे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। बट व्हाट डू देयर सेल्स लुक लाइक। इनके जो सेल्स होते हैं वो दिखते कैसे हैं? आर दे लाइक द प्लांट एंड एनिमल सेल। हम लोगों ने जो ऊपर प्लांट और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था, याद है? ये हमारा प्लांट सेल था, उसमें बड़ा सा वैक्यूल था। ठीक है, तो क्या बाकी जो हमारे पास ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके सेल्स हैं, ये सब भी क्या इन्हीं के जैसे दिखते हैं? क्या देखते हैं? ठीक है, to observe a cell of microorganism, we need to use a microscope which magnifies their size and makes them visible to us. ये उनके साइज़ को क्या कर देती है, बहुत बड़ा एनलार्ज करके हमें दिखाती है, जिसकी वजह से हम उनके बारे में स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ लो कॉस्ट फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप। फोल्डेबल यानी जिसको आप फोल्ड कर सको। ठीक है, तो उन्होंने एक फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप भी बनाया है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फोल्ड स्कोप के नाम से जानते हैं। फोल्ड स्कोप में नॉट प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ डिटेल लाइक हाई पावर्ड लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारा फोल्डोस्कोप है, हम जो फोल्ड स्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही वो हमें हाई पावर वाली चीज़ों को से वाकिफ़ ना करा पाए, जैसा हमारा लेबोरेटरी में रखा जो माइक्रोस्कोप है वो दिखा सकता है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, दीज मेक माइक्रोस्कोप वर्ल्ड एक्सेसिबल टू मैनी पीपल। एक्सेसिबल, ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द आया है। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, लोगों की पहुंच तक पहुंचाना। ठीक है, लोगों तक पहुंचाना, लोगों की किसी चीज़ को लोगों की पहुंच में लाना। फॉर एग्जांपल, मैं किसी जगह पे जाके चावल का रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दूं कि एक मध्यम वर्ग का, एक मिडिल क्लास, हमारा जैसा मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है वो उसे खरीद ही ना पाए। ठीक है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, बहुत मैंने उसके रेट बढ़ा दिए कि मिडिल क्लास जो हमारी लोग हैं वो लोग उसे खरीद ही नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर मैंने कुछ चावल इस तरीके के भी निकाले जिनका रेट मैंने थोड़ा सा कम रखा। तो मैंने क्या कर दिया, उसे लोगों को पहुंचा दिया, लोगों तक पहुंचा दिया, लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया कि लोग उस तक पहुंच पाएँ, लोग उसको प्राप्त कर पाएँ, उसको मतलब ले पाएँ, खरीद पाएँ। मैंने उसका रेट कम कर दिया ताकि वो लोगों के लिए क्या हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही वो यहाँ पे बता रहा है कि फोल्ड स्कोप बनाने का जो हमारा मकसद था वो क्या था, कि हमारे जो ये टेक्निकल माइक्रोस्कोप होते हैं ये काफ़ी महंगे आते हैं, जो हमारे स्कूल की लेबोरेटरीज़ में रखे होते हैं ना, ये काफ़ी महंगे महंगे आते हैं। इसीलिए ताकि हम लोग लोगों तक आसानी से ये चीज़ें पहुँचा पाएँ, तो हम लोगों ने पेपर फोल्डिंग वाले माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब हम लोग कुछ चीज़ों में देखो, हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, दो तरीके की। ठीक है, इन दो तरीके की एक्टिविटी में हो क्या रहा है मैं थोड़ा सा बताती हूँ। एक में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड वाटर में यानी तालाब के पानी में, और स्टेगनेंट, स्टेगनेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी। ठीक है, स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, जो पानी ठहरा हुआ होता है, एक जगह पे रुका हुआ होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो किसकी है, पॉन्ड वाटर की है, और स्टेगनेंट वाटर मतलब सेम चीज़ है दोनों। या तो वो कहना चाह रहा है कि या तो आप तालाब का पानी ले लो या किसी ऐसी जगह का पानी लो जो ठहरा हुआ हो। ठीक है,
टेक अ कंटेनर एंड कलेक्ट पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर इन इट विद द हेल्प ऑफ अ टीचर और एल्डर्स। ठीक है, आप टीचर्स या किसी बड़े की मदद से क्या करो, तालाब के पानी को या फिर किसी ठहरे हुए पानी को एक कंटेनर में कलेक्ट करो। एक ड्रॉपर लो, ड्रॉपर आपने देखा है ना, बच्चों की दवाई में लगा हुआ आता है, ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके जो छोटे बच्चों को पिलाते हैं ना हम लोग। एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोप और फोल्ड स्कोप स्लाइड। ठीक है, माइक्रोस्कोप या फिर फोल्ड स्कोप की स्लाइड पे हमें क्या रखना है, कुछ ड्रॉप ऑफ स्टेगनेंट वाटर डालना है। ठीक है, वो याद आ रहा है। ऐसे हम लोगों ने एक पेट्री डिश का इस्तेमाल किया था, तो ऐसे ही हमें लेना है, उसके अंदर हम लोग थोड़ी सी ड्रॉप रखेंगे, किसकी, इस पॉन्ड के वाटर की। उसको फिर वो बोल रहे हैं कि आप माइक्रोस्कोप या फिर फोल्ड स्कोप के अंडर ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व द टाइनी ऑर्गेनिजम्स। अब आप जब इसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, उनके बारे में अब आपको कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्व करना, उसको पढ़ना। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी में वो बता रहे हैं कि ऑब्जर्व द सॉइल सस्पेंशन। सॉइल सस्पेंशन मतलब वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि सॉइल को ऑब्जर्व करो, और सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है इसका कि एक ऐसा आपको सॉल्यूशन लेना है, एक आपको ऐसी सॉल्यूशन का निर्माण करना है जिसमें क्या होगी, थोड़ी सी सॉइल होगी और बाकी क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग उसको क्या नाम दे दिया, उस चीज़ को हमने बोल दिया सॉइल सस्पेंशन। ठीक है, मिक्सचर होता है किसका, वाटर का और किसका, सॉइल का। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद उन्होंने बोला एक बीकर लो, ये रहा हमारा बीकर, इसको बीकर कहते हैं। ठीक है, याद रखना है ऐसे करके, ये देखो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये हमारा बीकर है, हमें एक बीकर लेने को कहा गया है। इसे हटा देते हैं एक बार। एंड कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल इन इट फ्रॉम द नियर बाय फील्ड और गार्डन। मॉइस्ट यानी थोड़ी सी नमी वाली, मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, नमी। ठीक है, ऐसी सॉइल लो और उसे उस बीकर के अंदर डालो। डू नॉट टच द सॉइल विद योर बेयर हैंड। आप अपने हाथ से उस सॉइल को टच मत करना, ग्लव्स का या फिर स्पून का इस्तेमाल करना। ठीक है, पोर सम वाटर इनटू द बीकर एंड स्टिर इट विद अ ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड यानी जैसे आप स्ट्रॉ देखते हो ना, कांच की स्ट्रॉ अगर आपने देखी हो तो वैसी हमारे पास होती है, ग्लास की रॉड होती है वो। ठीक है, स्ट्रॉ जैसी दिखती है। ठीक, उससे कह रहा है, उससे उसको हिलाओ। द लिक्विड विच में लुक डर्टी हैज़ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। जो आपने मिट्टी डाली है तो पानी ऐसे दिखेगा, इज़ कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन। मैंने आपको बताया ना, एक मिक्सचर जिसमें पानी और सॉइल मिक्सड है, तो उसको हम क्या कह देंगे, सॉइल सस्पेंशन। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम एंड लेट द मिक्सचर सेटल। इसको थोड़ी देर साइड में रख दो और मिक्सचर को सेटल होने दो, आराम से बैठने दो। एक ड्रॉपर का इस्तेमाल लो। टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर, प्लेस द ड्रॉप अंडर द माइक्रोस्कोप स्लाइड। अब इसमें से क्या लो, इसमें से एक बूंद निकालो और इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको एक बूंद ड्रॉपर की मदद से निकाल के एक कवर स्लिप के ऊपर रख देनी है और उसको फिर ऑब्जर्व करना है किसके अंडर, माइक्रोस्कोप के अंडर। ठीक है, और कवर स्लिप से कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और कवर स्लिप से कवर करते टाइम एक इंपॉर्टेंट चीज़ का जो हम ध्यान रखते हैं वो किसका ध्यान रखते हैं, बबल्स का। ठीक है, कोई भी छोटे छोटे उसमें बबल्स ना बने, क्योंकि फिर वो आपको माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, आप ठीक से पहचान ही नहीं पाओगे कि आपको देखना क्या है। You may observe small moving organisms similar to those you saw in activity 2.4। जैसा आपने ऊपर एक्टिविटी 2.4 में देखे थे ऑब्जर्व करने पे, सेम ही आपको छोटे छोटे मूविंग पार्टिकल्स दिखेंगे इसमें भी। दिस इंडिकेट दैट इवन सॉइल सस्पेंशन कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ टाइनी क्रिएचर। वो बताते हैं कि यानी एक मिट्टी के और पानी के सॉल्यूशन में भी, जिसको हमने क्या नाम दिया था, सॉइल सस्पेंशन, उसमें भी हमारे पास वेराइटी ऑफ टाइनी क्रिएचर्स प्रेजेंट हैं, जिसको आप अपनी नेकेड आइज से या फिर अनएडेड आइज से देख ही नहीं सकते हो। ठीक है, द टाइनी क्रिएचर दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डेफिनेशन आ गई जी, ये पूछ लेगा कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो आपको पेपर में क्या लिखना है, द टाइनी क्रिएचर दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। जिनको हम सूनी आंखों से नहीं देख सकते, उन क्रिएचर्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिजम्स मीन लिविंग बीइंग्स। मैंने आपको बताया ही था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दूसरा नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दूसरा नाम होता है माइक्रोब्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेटेस्ट स्टडी में अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 8th ग्रेड परफॉर्म्ड एक्टिविटी। दे ऑल्सो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट। उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी स्कूल की लाइब्रेरी और इंटरनेट से। दे रिकॉर्डेड द डेटा ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर इन टेबल 2.1। उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व करा है, उन्होंने एक डेटा निकाला है और रिकॉर्ड करा कि हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करी, और उन्होंने जो उसमें अपना जितनी भी उन्होंने लाइब्रेरी से या फिर इंटरनेट से जो भी इंफॉर्मेशन निकाली थी, उसके बेसिस पे उन्होंने ये 2 टेबल आपको बना के दे दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इनमें जितनी भी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
सब चीज़ें तरह तरह के पेपर में पूछी जाएंगी, हाफ ईयरली में, यूटी में, एनुअल एग्जाम में, सब जगह पूछी जाएगी। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड यानी तालाब के पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स देखे, यानी जब याद है आपको एक्टिविटी 2.4 में भी किया था कि उन्होंने पॉन्ड वाटर कलेक्ट किया था और उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या चीज़ देखी थी? अमीबा देखा, पैरामीशियम देखा और एल्गे देखा। ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल देती हूँ, अमीबा, पैरामीशियम और एल्गे। ठीक है, तो अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल्ड है, ऐसा दिखता है, मूविंग होता है और इसकी शेप बहुत इरेगुलर होती है, कोई भी इसकी फिक्स शेप नहीं है। आप ये पेपर में मज़ा आता है इसको बनाने में सबसे ज़्यादा। कोई भी बच्चा इसकी कैसी भी शेप ऐसे 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 बनाया आएगा, ये भी अमीबा कहलाएगा, ऐसे 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 बनाया होगे, ये भी अमीबा कहलाएगा। तो इसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है? सिंगल सेल है, एक प्लेस से दूसरी जगह ये भी जा सकता है। मूवमेंट जो होती है वो एक इसके स्पेशलाइज स्ट्रक्चर की वजह से होती है। ये जो आप इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, इसमें जो है आपको छोटे छोटे सीलियस के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये आपको दिख रहे हैं इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनकी मदद से ही ये अपनी मूवमेंट को कर पाता है। तीसरा है हमारे पास एल्गे। ये कैसा है? सिंगल सेल है, ये ग्रीन कलर का है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंस है? ग्रीन कलर का पिगमेंट। पिगमेंट मतलब होता है लिक्विड, ले लो आप, कोई केमिकल कह सकते हो। पिगमेंट का आप हिंदी अनुवाद अगर इसका मीनिंग अगर आप देखोगे तो पिगमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी केमिकल, लिक्विड। ठीक है, तो इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पदार्थ होता है, जो इसे कैसा कलर देता है? हरा रंग देता है। मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। इसमें भी ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इसके ये हैं दो, इनको हम लोग आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे ना, हम युगलीना कहते हैं। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये जो इसके दो ऐसे निकले हुए हैं ना टेंटाकल से, इसकी जो मूछें सी निकली हुई हैं, इनकी मदद से वो क्या करता है? मूवमेंट करता है। तो ये तो तीन चीज़ें थी जो उसने देखी थी इसमें, तालाब के पानी को जब उसने माइक्रोस्कोप के अंडर रख के देखा। अब जब उन्होंने क्या करा, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल सस्पेंशन, जब सॉइल सस्पेंशन यानी सॉइल और पानी का जो मिक्सचर था उसको उन्होंने ड्रॉपर्स की मदद से लिया था ना, याद है? तो तब उन्होंने 1 2 3 और ये 4 चीज़ें उसके माइक्रोस्कोप के अंडर देखी। पहली थी क्या? ब्रेड मोल्ड, दूसरी थी मोल्ड, तीसरी थी एल्गे और चौथी थी बैक्टीरिया। ठीक है, ब्रेड मोल्ड क्या था? ब्रांच्ड होता है, फिलामेंट होता है, इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता। ये बात याद रखना कि क्लोरोफिल से हमें कौन सा कलर मिलता है? ग्रीन कलर मिलता है। ठीक है, क्लोरोफिल से हमें कौन सा कलर मिल रहा होता है? हमें ग्रीन कलर मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मोल्ड। मोल्ड में कैसे थे? ये भी ब्रांच्ड थे, विदाउट क्लोरोफिल थे, इनके अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं था, यानी ये ग्रीन कलर के हमारे पास नहीं थे, इनके अंदर कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था। फिर आते हैं हमारे पास एल्गे। ये स्फेरिकल शेप में थे, ये जो ब्रांच्ड, फिलामेंट और ये स्फेरिकल है ना, ये इनकी शेप है, तो बस आप ये याद कर लेना। ठीक है, और ये कैसे थे? हमारे पास थोड़े ग्रीनिश कलर में थे, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट था? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कैसा कलर देता है हमें? ग्रीन पिगमेंट देता है। बैक्टीरिया कैसा था? स्फेरिकल, कॉमा, स्पायरल, रॉड शेप्ड। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं इसकी, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली थी जब हमने किसके अंडर देखा था इसको? एक सॉइल सस्पेंशन वाले लिक्विड के अंदर देखा था। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा। अब हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वायरसेस के बारे में। वायरसेस क्या है? माइक्रोस्कोपिक हैं और ए सेल्यूलर हैं। ठीक है, यानी सिंगल सेल्ड होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी ये माइक्रोस्कोप की मदद से ही आप देख सकते हो। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल। अब देखो, ये एग्जांपल लो आप सीधा कोविड वायरस से। ठीक है, कोविड को हम लोग क्या कहते थे? वायरस कहते थे ना, कोरोना वायरस, उसको हम कोरोना वायरस क्यों कहते थे? अब मान लो ये एक व्यक्ति है और इसके पास मैंने यहाँ पे कोविड का एक बैक्टीरिया रख दिया। ठीक है, ये कोविड वायरस मैंने यहाँ पे रख दिया, क्या इसको ये इफ़ेक्ट करेगा? यहाँ पे रखा हुआ है तो नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक ये इसके कांटेक्ट में नहीं आ जाता और इसकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर जाता। ठीक है, तो जो वायरसेस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ये बाहर रहेंगे जब तक तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये एक्टिवेट कब होते हैं? इनके अंदर पावर कब आ जाती है? जैसे ही ये किसी लिविंग सेल के अंदर एंट्री मार देते हैं। ठीक है, दे में इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियल सेल एंड मे कॉज अ डिसीज़। ये क्या करते हैं? किसी भी ह्यूमन उसके अंदर घुस गए, किसी भी एनिमल के अंदर घुस गए, प्लांट के अंदर घुस गए और उसको क्या कर सकते हैं? बीमार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग माइक्रोब से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे कनेक्टेड हैं? कनेक्टेड मतलब कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, हैव यू एवर सीन अ लेमन, टोमेटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम
रॉट आफ्टर, रॉट का मतलब देखो, रॉट का मतलब क्या होता है, रॉट का मतलब होता है सड़ जाना या गल जाना, ठीक है। तो बता रहा है कि अगर आपने देखा हो कि टमाटर, प्याज, नींबू, इन सबको सॉरी टमाटर, ऑरेंज, नींबू, इन सब चीज़ों को अगर हम लोग बाहर रख देते हैं तो ये सड़ जाते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो इनके ऊपर एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर की ग्रोथ हो जाती है। कॉटन लाइक स्ट्रक्चर की ग्रोथ का मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, उसके ऊपर कुछ ऐसे रेशे जैसा आ जाता है, वाइट वाइट सा आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस हैपन्स बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय अ माइक्रोब। वो किससे इन्फेक्ट हो गए हैं, माइक्रोब से, इसीलिए उनके ऊपर क्या हो गई है, एक ऐसी सफ़ेद सी कॉटन जैसी परत आ गई है, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड एवरीवेयर, बी इट इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन इन सम फूड आइटम। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी भी जगह पाए जा सकते हैं, क्योंकि वो सब जगह प्रेजेंट हैं, वाटर में, सॉइल में, एयर में, और कभी कभी हमारे खाने के आइटम्स में भी, ठीक है। You can use a foldscope or a microscope to explore surfaces of leaves, stems, roots or any other part to see them। अब आप वो बता रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप के अंडर रख के देखना, आप इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह ही जो हमारे जैसे हम लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स में पढ़ा था ना कि वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं, साइज़ के हैं, ठीक है। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत से तरीके के टाइप्स होते हैं। सम ऑफ देम कैन इवन फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। एक्सट्रीम यानी बहुत ही कठोर क्लाइमेटिक स्थिति में भी, क्लाइमेटिक यानी मौसम, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी वो हमें दिख सकते हैं, सच एज हॉट वाटर स्प्रिंग एंड स्नो कोल्ड एज वेल एज मॉडरेट टेम्परेचर। यू ऑलरेडी नो दीज ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड आवर बॉडीज़। ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, स्पेशली इन योर गट। गट क्या होता है, हमारा पेट, या फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा गट, ठीक है। You have studied in chapter life process in class 7th that our intestine has many bacteria। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने में क्या करते हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही प्लांट एंड एनिमल्स में भी शेप, साइज़ और स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्फेरिकल शेप के भी हो सकते हैं, रॉड शेप के भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। अब इनका क्या रोल है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, ठीक है। इनका प्राइमरी रोल क्या है हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने में, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। टेक एन एम्प्टी कंटेनर एंड फिल इट हाफ वे विद गार्डन सॉइल। एक गार्डन में से आप थोड़ी सी मिट्टी लो और एक एम्प्टी कंटेनर में उसको आधे तक भरो, ठीक है। ऐड सम फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स टू द कंटेनर। पील्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, पील्स होते हैं छिलके, ठीक है। तो बता रहा है कि वेजिटेबल और किसी भी फ्रूट का जो छिलका है वो उसके अंदर आप ऐड करो। पुट अ लेयर ऑफ सॉइल एंड लीव इट असाइड। अब देखो वो क्या बताना चाह रहा है कि ये आपने कोई बर्तन लिया या कोई कंटेनर लिया, उसमें थोड़ी सी गार्डन सॉइल डाली, ठीक है। सॉइल के ऊपर आपने क्या डाल दिया, छिलका डाल दिया, जो भी आपने फ्रूट और वेजिटेबल्स का आपके पास छिलका था, आपने छिलका डाल दिया। उसके बाद आपने फिर से इसके ऊपर क्या कवर कर दिया, मिट्टी कवर कर दिया, और इसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया। आफ्टर 2 to 3 weeks ऑब्जर्व द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस। देखो यहाँ पे भी इन्होंने यही किया हुआ है, नीचे मिट्टी थी, थोड़े से पील्स डाले और उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल दी, ठीक है। और बोलते हैं 2 से 3 हफ्ते बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू मे फाइंड दैट पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल हैव टर्न इनटू डार्क कलर्ड। अब आप देखोगे कि वो कैसे कलर के हो गए हैं, डार्क कलर के हो गए हैं, एकदम गाढ़े गाढ़ा उनका रंग हो गया है, ठीक है। दिस इज़ मैन्योर। अब वो क्या बन गए हैं, मैन्योर बन गए हैं। आपको याद है ना, मैन्योर और फर्टिलाइज़र पढ़ते हैं हम लोग, खाद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं, मैन्योर में कन्वर्ट हो गए हैं। अब ये किस में रिच हैं, यानी इनमें बहुत भरपूर मात्रा में क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, जो हमें करेगा, क्या हेल्प करेगा, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारी जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, कौन, मैन्योर। हाउ डिड द पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल टर्न इनटू मैन्योर। अब ये एकदम से मैजिक क्या हुआ कि हमने तो पील्स रखे थे, बस छिलके रखे थे मिट्टी में, और अब वो एकदम से बदल कैसे गए मैन्योर में। यू सॉ that soil contain various kind of microorganism. Some of these microorganisms like fungi and bacteria act on the plant waste and slowly break it down into simpler nutrient rich manure। देखो वो बताते हैं कि हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब सब जगह पर है,
ठीक है। तो ऐसे ही फंगी और बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक्ट करते हैं प्लांट वेस्ट पे। हमारी सॉइल के अंदर फंगी और बैक्टीरिया हमने देखे थे जब हमने ऊपर सॉइल सस्पेंशन को देखा था, हमने उसके बारे में स्टडी किया था, हमने देखा था वहाँ पे फंगी और बैक्टीरिया हैं। तो फंगी और बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस अनियन पील को एकदम से जकड़ लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं, किस में, मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, उसको तोड़ देते हैं, यानी उसको सिंपल न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ तोड़ के, ब्रेक डाउन करके, ठीक है। You may have seen gardener in your school or field near a house collecting dry leaves and plant waste and putting them into pits। अब हम लोगों ने अपने घर पे ही देखा है, हम बाहर क्या देखे, मम्मियों को देखा है ना कभी कभी, जो चाय पत्ती होती है, या उन्होंने आलू की सब्ज़ी बनाई तो उसका जो आलू का छिलका है, या फिर गाजर बनाई तो गाजर का जो छिलका है, ये सब चीज़ों के जो छिलके होते हैं वो पौधे में डाल देती हैं। उससे क्या होता है, वो मैन्योर में बन जाता है और वो अपना हमारी फसल को क्या कर देता है, हमारे प्लांट्स को क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देता है, ठीक है। Ancient Indian texts are particularly the Vedas have reference of the word कृमि। उन्होंने हमारे जो पुराने वेद ग्रंथ हैं उनमें एक शब्द का बहुत ज़्यादा बारे में बात किया गया है जिसका नाम क्या था, कृमि, विच मीन्स डिफरेंट टाइनी एंटिटीज़। एंटिटीज़ होती हैं चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात किया था, इंक्लूडिंग दृश्य एंड अदृश्य। दृश्य यानी जो विजिबल हैं जिनको आप देख सकते हो, और अदृश्य यानी जो आप इनविजिबल नहीं है, जिन्हें आप देख ही नहीं सकते हो। वेरियस वैदिक टेक्स्ट मेंशन देयर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। उन्होंने क्या किस बारे में बात करी, इनके बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बात करी। अथर्व वेदा ऑल्सो रेफर्स टू कृमि। अथर्व वेदा में भी कृमि के बारे में बात की गई है, ठीक है। If you look around carefully, you might see decaying plant and fallen leaves stored in a container or lying in the garden disappeared after some time from the surrounding। disappear मतलब गायब हो जाना, ठीक है। और lying का मतलब होता है ज़मीन पे पड़े होना। decaying का मतलब होता है जो चीज़ ख़राब हो गई है, सड़ गई है, ठीक है। तो अब देखो, अब वो बता रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जो पत्तियाँ झड़ जाती हैं और वो नीचे गिर जाती हैं, ठीक है, ज़मीन पे गिरने के बाद कुछ समय बाद जब आप उन्हें देखते हो तो वो गायब हो जाती हैं, है ना। तो वो कहाँ चली गई, दिस इज़ बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन एंड टर्न देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट। वो बता रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उन्हें छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस में तोड़ दिया। तो अब वो क्या हो गई, वापस से धरती के अंदर चली गई। These nutrients go back to the soil and help the plant to grow better. Microorganism also decompose bodies of dead animals। Decompose होता है दोबारा से उन्हें, एक कैसे बताऊँ, जैसे ख़त्म कर देना, ठीक है। डिकम्पोज का मतलब हो गया, हम लोगों ने, आप देखते होंगे जैसे हमारे यहाँ पे तो ये नॉर्मल रोड कंक्रीट वगैरह के होते हैं, अगर आप मिट्टी की जगह पे देखोगे, अगर वहाँ पे मान लो एक चूहा है, वो मर जाता है, और चूहा मरने के बाद हम देखते हैं कि उस पर थोड़े टाइम बाद मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं, छोटे छोटे कॉकरोच, कीड़े, ये सब आके उसको खाने लगते हैं। और एक टाइम आता है जब वो पूरा जो चूहा होता है वो एकदम से गायब हो जाता है, तो वो कहाँ चला गया, वो सॉइल के अंदर वापस से चला गया। तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे, उन्होंने क्या कर दिया, इस चूहे को डिकम्पोज कर दिया। माइक्रोब हेल्प रिसाइकल द वेस्ट एंड रिटर्न इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टू द नेचर। अब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सारे वेस्ट को रिसाइकिल करने में हमारी मदद कर रहे हैं और सारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को नेचर के पास वापस भेज देते हैं। मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स एन ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल। अब जो ये मैन्योर फॉर्मेशन हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है कि मैं रेगिस्तान में गई, मैंने वहाँ पे जाके ये सारा अपना वेजिटेबल का, फ्रूट्स का जितना भी वेस्ट था वो डाल दिया और मैं वेट कर रही हूँ कि वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैन्योर बनने के लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है और मॉइस्चर लेवल एक पर्टिकुलर लेवल का हमें ज़रूरत होती है। बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट बैक्टीरिया एंड सम फंगी आर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आपको पता चला होगा कि बैक्टीरिया और कुछ फंगी टाइप्स होते हैं किसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। एंड गेस व्हाट, दीज हार्मफुल बैक्टीरिया कैन ऑल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक डंग, ठीक है, यानी एनिमल का जो वेस्ट होता है, जैसे गोबर होता है जिसे हम कहेंगे, तो उसको भी हमारा ये क्लीन करने में मदद कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं,
माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस, हम लोगों ने अपने गाँव में देखा है बायोगैस प्लांट के बारे में, ठीक है। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी लिव इन अ ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। सम ऑफ दीज बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। कुछ बैक्टीरियाज के पास एबिलिटी होती है, यानी क्षमता होती है, एबिलिटी मतलब क्षमता होती है कि वो प्लांट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज कर सके, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैसियस कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, और हाई प्रपोर्शन ऑफ अनदर गैस जो कि है मीथेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिकम्पोज करते टाइम कौन सी गैस निकल रही है, तो हम लोग बताएंगे कौन सी गैस निकल रही है, मीथेन निकल रही है। दिस गैस हैज़ बीन यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टू इवन रन व्हीकल्स। देखो जो हमारी मीथेन गैस है ना, जब हम लोगों ने, अब आप एक काम करोगे, अगर गांव में हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा है कैसे कुएं जैसी जगह बनी होती है जिसमें सारा क्या बोलते हैं वेस्ट, गांव का जितना भी वेस्ट होता है, मतलब एक गांव के उस घर का जितना भी वेस्ट होता है, वहाँ के जानवरों का जितना भी वेस्ट होता है, उसको उस बड़े से कुएं जैसी जगह पे डाल के बंद कर दिया जाता है। अब वहाँ पे जो जैसे जैसे वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहते हैं, डिकम्पोज होते होते उनके अंदर एक कौन सी गैस बनने लग जाती है, मीथेन गैस का निर्माण अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर होता रहता है। और उस मीथेन गैस को पाइप्स की मदद से निकाल लिया जाता है और उनसे कुकिंग करी जाती है, हीटिंग के लिए काम लाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स को लगा के इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करी जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं डॉक्टर आनंदा मोहन चक्रवर्ती के बारे में। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में पढ़ाई करी थी, बैक्टीरिया के बारे में। 1971 में उन्होंने एक स्पेशल बैक्टीरिया बना दिया था, निर्माण कर दिया था, जो क्या कर सकता है, ऑयल स्पिल्स हेल्पिंग टू क्लीन द एनवायरनमेंट। वो यहाँ पे क्या बता, अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्या किया था, इसमें उन्होंने बताया था, उन्होंने कच्चे तेल को, यहाँ पे जो हमारा ऑयल स्पिल लिखा हुआ है ना, उसका मतलब वो बताते हैं कि उन्होंने कच्चे तेल का इस्तेमाल किया था, क्या करने के लिए, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। अब कैसे किया, उन्होंने क्रूड ऑयल को यानी कच्चे ऑयल को क्या कर दिया था, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ दिया था, जिससे कि क्या होगा, उनका एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करा जा सके। हिज डिस्कवरी रिसीव्ड अ पेटेंट इन 1980। पेटेंट का मतलब क्या होता है, उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को अपने नाम करा लिया था, पेटेंट करा लिया था, ताकि कोई और उस पर अपना हक ना जमा सके। पेटेंट इज़ अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट होता है, जो जिस व्यक्ति ने जो भी, जैसे मान लो मैं एक ऐसी मशीन बनाऊँ जिससे, जो अपने आप खाना बनाए, ठीक है, जो हम उसे बोलें कि खाना बनाना और वो खाना बना के दे, तो मैंने एक ऐसी मशीन बना दी। अब मैं उसको क्या करा लूँगी, पेटेंट करा लूँगी, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आके ये ना बोले कि ये मशीन तो मैंने बनाई है, ठीक है। तो उन्होंने उसको क्या करा लिया था, पेटेंट करा लिया था, ताकि कोई और उसे कॉपी ना कर सके और उसको बेच ना सके बिना इनकी परमिशन के। His work showed how microorganism could be used to solve environmental problems like pollution। उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से कैसे हम लोग पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। He is remembered for his contribution to science and protecting the environment using microbes। इनके इस योगदान को हम लोग याद करते हैं, कैसे कि उन्होंने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए माइक्रोब्स का हमें एक अच्छा उपाय बताया था। What are other problems which you can think solve with the help of microorganisms। बाकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड, एक टॉपिक है हमारे पास। टेक 2 बोल्स, हमने यहाँ पे 2 ऐसे कटोरे लिए हैं, हमने उसमें 200 ग्राम आटा डाला है, उसमें थोड़ा सा शुगर डाला है। नाउ इन बोल ए ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर। ईस्ट पाउडर क्या होता है, हम लोगों ने देखा है ना, जो भटूरे फुलाने के लिए मम्मी यूज़ करती हैं, ठीक है। पाउडर एंड मिक्स इट वेल विद द फ्लोर। उसने उन्होंने बोला कि ईस्ट पाउडर लो और उसको अच्छे से हम लोगों को फ्लोर के साथ क्या करना है, मिक्स करना है। इन बोल बी डू नॉट ऐड एनी ईस्ट सो दैट वी कैन कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द 2 बोल। अब वो बोलते हैं कि आपने एक कटोरे में तो ईस्ट को ऐड कर देना है, दूसरे में ऐड मत करना, ताकि हम लोग उसके रिजल्ट को कंपेयर कर सकें। अब वो बोलते हैं आटा गूंदो, दोनों बोल को किसी मतलब गर्म पानी से गूंदो और उसको अच्छा सा उसका आटा गूंद के साइड में किसी गर्म जगह पे रख दो। उसको उन्होंने बोला कि एक कपड़े से ढक के गर्म जगह रख दिया। 4 से 5 घंटे बाद आप उस आटे को ऑब्जर्व करो। डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, स्मेल, टेक्सचर और डो, ठीक है।
वो बताते हैं कि आपने उसके वॉल्यूम में, उसकी खुशबू में या उसके टेक्सचर में कोई तरीके का डिफरेंस आपने नोटिस किया। अगर नहीं तो डो को कुछ समय के लिए और वैसे ही छोड़ दिया जाए। आफ्टर सम टाइम यू मे नोटिस दैट द डो इन बोल ए वेयर ईस्ट वॉज एडेड वॉज राइजन स्लाइडली। राइजन का मतलब होता है फूल जाना, उठ जाना, ठीक है। वो बताते हैं कि जो आपका कटोरा नंबर ए था उसमें जो आटा है वो थोड़ा सा फूल गया है, फ्लफ़ी हो गया है, और उसकी स्मेल जो है वो नॉर्मल वाले आटे से, जिसमें आपने कोई ईस्ट नहीं डाली थी, उससे डिफरेंट है। ऐसा क्यों हुआ? ईस्ट ने ऐसा करा क्या कि वो जो एक आटा था जिसमें हमने ईस्ट डाला वो एकदम से फूल गया, उसका खुशबू, उसका टेक्सचर डिफरेंट हो गया। यीस्ट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यीस्ट भी एक तरीके का क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से इन्वॉल्व, मतलब एक परिवार से आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक परिवार से आता है। कौन से परिवार से? फंगी परिवार से आता है, ठीक है। यीस्ट ग्रोज वेल इन वार्म कंडीशन। यीस्ट जो होता है वो अच्छा खासा ग्रो कर लेता है वार्म कंडीशंस में। हम लोग लाइफ प्रोसेस इन एनिमल से ही याद कर सकते हैं कि ईस्ट ऑल्सो रिस्पायर एंड ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। रिस्पायर का मतलब क्या था? रेस्पिरेशन। रिस्पायर, रेस्पिरेशन याद करो। रिस्पायर मतलब सांस लेना, हवा का आना जाना, ठीक है। तो हमारा जो यीस्ट है वो भी क्या करता है? सांस लेता है, रेस्पायर करता है और ब्रेक डाउन करता है खाने को, टू रिलीज एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी रिलीज करवाता है और ग्रोथ करवाता है किसकी? हमारे किसी भी सब्सटेंस की जिसमें हम उसको ऐड कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या फॉर्म करती है? बबल्स को फॉर्म करती है। डो को क्या बनाती है? यानी आटे को क्या बना देती है? सॉफ्ट और फ्लफी बना देती है। यीस्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यीस्ट जो होती है वो इस प्रोसेस के समय पे थोड़ा सा एल्कोहल, यानी एल्कोहल आप कह सकते हो शराब वाला जो सब्सटेंस होता है उसको भी प्रोड्यूस करती है। विच गिव्स द डो अ स्लाइटली डिफरेंट स्मेल। उसकी वजह से ही जो हमारा आटा है उसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट स्मेल आती है। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड, केक एंड मोर। हमें आटा फुलाना होता है, भटूरे बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग, जब हमें किसी चीज़ को फुलाना होता है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं? ईस्ट का ऐड करते हैं। इन एडिशन टू ईस्ट सम बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस याद आ रहा है, ठीक है। हेल्प इन द फर्मेंटेशन ऑफ बैटर मेकिंग इडली। बैटर का मतलब होता है क्या? आप इसको कह सकते हो घोल कह लो, या फिर इसका जो, जैसे हम लोगों को पकौड़े बनाने हैं तो हम लोग जो बेसन घोलते हैं ना, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो बेसन का क्या है? बैटर है, ठीक है, एक घोल है। तो हम लोग जब इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो उसमें या फिर भटूरा बनाते हैं तो उसको फर्मेंट करने के लिए, फर्मेंटेशन यानी फुलाना, ठीक है, उसको फर्मेंट करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एक्टिविटी हम यहाँ पे अब देख रहे हैं। टेक 2 स्मॉल ग्लास बोल्स, लेबल देम ए एंड बी, पोर ल्यूकवार्म वाटर इन बोल ए। ल्यूकवार्म होता है गुनगुना पानी। बोल ए में गुनगुना पानी डालो और ठंडा पानी, ठंडा दूध डालो किसमें? बोल नंबर बी में। नाउ ऐड अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ कर्ड टू ईच बाउल एंड मिक्स वेल यूजिंग अ स्पून। अब वो बताते हैं कि आप उसके अंदर थोड़ी सी क्या डालो? दही डालो और दोनों को अच्छे से क्या करो? मिक्स करो। कवर बोथ बॉल्स, कीप बॉल ए इन वार्म प्लेस एंड बॉल बी एट अ कूल प्लेस। वो बताते हैं कि आप जो आपका एक पहला कटोरा है उसको आप किसी गर्म जगह पे रखो और दूसरे कटोरे को किसी ठंडी जगह पे रखो, ठीक है। उसे कुछ घंटे के लिए या फिर पूरी रात के लिए आप ऐसे ही छोड़ दो। अब वो यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे आप बताओ आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी, आपने उससे क्या सीखा, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ों के माध्यम से आपसे वो पूछना चाह रहा है। चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ मिल्क, जो आपने ठंडी जगह पे रखा था उसमें और जो गर्म जगह पे रखा था उसमें, उनके अपीयरेंस में, उनके दिखने में क्या फ़र्क आया, उनके कलर में क्या फ़र्क आया, ठीक है, और उसका रीज़न बताओ कि दोनों का रीज़न क्या था, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट इन बोल ए द मिल्क हैज़ टर्नड इनटू कर्ड। जो आपने बोल ए था उसमें आपने देखा कि जो हमारा मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? कर्ड में। और कुछ घंटों बाद वो किस में हो गया है? थोड़ा सा उसका टेस्ट जो है वो खट्टा हो गया है। लेकिन जो बोल बी है उसमें अभी तक दही जो है वो नहीं जमी है, कर्डल नहीं हुआ है, और वो थोड़ा सा खट्टा है, हल्का सा उसमें खट्टापन है। Do you know why this happened? The curd contains several types of bacteria. One of them is lactobacillus. ठीक है, देखो हम लोगों ने देखा है ना, मम्मी से पूछना कि कभी भी
वो फ्रिज में रख के दही नहीं जमाती हैं कि उन्होंने दूध लिया, उसके अंदर थोड़ी सी दही डाली और उसके बाद उन्होंने उसे फ्रिज में रख दिया। नहीं, वो हमेशा उसे किसी गर्म जगह पे रखती हैं। हम लोग देखते हैं ना, सर्दियों के टाइम पे अगर दही जमानी होती है तो मम्मी उसको किसी गर्म चद्दर में, किसी गर्म जैकेट में, ऐसे किसी गर्म चद्दर में लपेट के उसे किसी गर्म जगह पे रखती हैं। ठीक है। और हम लोग गर्मियों में तो बाहर का एटमॉस्फेयर गर्म होता ही है, तो वो आराम से बाहर जम जाती है। तो सेम चीज़ हमें बता रहा है कि दोनों में डिफरेंस। अब वो बता रहा है दही जमाने के लिए जो हमें बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है वो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, फीड्स ऑफ द शुगर इन द मिल्क लैक्टोज, मल्टीप्लाइज एंड फर्मेंट द मिल्क टू फॉर्म कर्ड। अब लैक्टोबैसिलस बेचारा काम कैसे कर रहा है, ये हमारा जो मिल्क है, मिल्क को हम लोग साइंस की भाषा में और क्या कह सकते हैं, लैक्टोज भी कह सकते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, इसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो किस पे काम करती है, लैक्टोज के साथ काम करती है, उसे मल्टीप्लाई करती है और मिल्क को फर्मेंट कर देती है और कन्वर्ट कर देती है किस में, कर्ड में। ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्कोहल लाइक ईस्ट, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। अब देखो, जब हमने भटूरे को हम लोग फुलाने के लिए कर रहे थे और हम उसमें ईस्ट डाल रहे थे, तब हमने देखा था कि ईस्ट जब काम कर रहा होता है ना तो थोड़ा सा क्या प्रोड्यूस करता है, उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, अल्कोहलिक होता है। अल्कोहल उसमें थोड़ा सा प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब हम दही जमा रहे हैं और उसमें हम कौन सा बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, लैक्टोबैसिलस यूज़ कर रहे हैं, तो लैक्टोबैसिलस हमें अल्कोहल जैसी फीलिंग नहीं देता। ठीक है। लैक्टोबैसिलस कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमारी जो कर्ड होती है वो खट्टी होती है एज कंपेयर्ड टू मिल्क। ठीक है। दीज बैक्टीरिया ग्रो वेल इन वार्म कंडीशन, इसीलिए जो कर्ड है जो ए बोल में रखी थी वो जल्दी जम गई और जो बोल बी हमने ठंडी जगह पे रखा था वो नहीं जम पाया। ठीक है। We can categorize microorganism into different categories such as protozoa, fungi, bacteria, algae and more. ठीक है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के परिवार या फिर आप टाइप्स कह सकते हो उनके बारे में बता रहा है। सम बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम फॉर्म द स्वोलन रीजन कॉल्ड नोड्यूल्स। स्वोलन का मतलब क्या होता है, फूला हुआ। ठीक है। तो हमारा जो राइजोबियम है वो फूला हुआ एक रीजन बना देती है जिसको हम क्या कहते हैं, नोड्यूल कह देते हैं। एंड लिव देम एज शोन इन द फिगर 2.12। देखो, ये रहे हमारे पास रूट नोड्यूल्स, आपको दिख रहे हैं इस रूट पे ये छोटे 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 फ्रूट्स जैसे कुछ गोल गोल से लग रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक है। रूट ऑफ सर्टेन लेग्यूम्स सच एज बीन्स पीस, कुछ ऐसी सब्जियों के जैसे कि बीन्स पीस लेंटिल्स, उनकी रूट्स में ऐसे नोड्यूल्स होते हैं जिनके अंदर क्या, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम। दीज बैक्टीरिया ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता है फंसाना। ठीक है। ट्रैप का मतलब होता है क्या, फंसा लेना। ठीक। तो ये ट्रैप कर लेते हैं नाइट्रोजन को, कहाँ से, हवा में से नाइट्रोजन निकाल लेते हैं और उसको प्लांट्स के लिए क्या कर देते हैं, यूज़फुल कर देते हैं। दिस हेल्प प्लांट ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइज़र। अब ऐसे जो हमारे पास ये राइजोबियम हमारे अगर रूट्स में लग जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, तो हमें किसी बाहरी मैन्योर की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही काम करते हैं। दिस इज़ वाई फार्मर्स ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। लेग्यूम्स को आप ऐसे कह सकते हो जैसे आप करते हो ना कि नॉर्मल हमारी फसल लगी हुई है, अगर आपने गांव में जाके देखा हो कि जो बथुआ होता है या फिर हमारा जो साग होता है, साग के जो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो ऐसे ही उग जाते हैं, उन्हें कोई उगाता नहीं है, वो अपने आप ही उग जाते हैं। ठीक है। बथुआ उनमें से एक है। बथुआ हम लोग सुनते हैं ना, वो उसको कोई उगाता नहीं है, वो अपने आप ही साइड बाय साइड में उग जाता है। या फिर कुछ लोग, कुछ किसान जो होते हैं वो उसे अपने खेत में लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, देखो समझते हैं यहाँ पे। ये अगर मेरा खेत है और यहाँ पे मैंने अपनी फसल लगाई है, ठीक है। अब जो इसके अंदर बैठे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी सॉइल के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारा क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे उसको सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, उसे फर्टिलाइज़र की तरह उसमें मैन्योर का काम करेंगे। ठीक है। इसीलिए हम साइड में क्या लगा देते हैं, मैन्योर लगा देते हैं, सॉरी लेग्यूम्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता रहता है, वो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र का काम करती हैं हमारे फार्मर्स, इसीलिए उनको लगा देते हैं। ठीक है। लेग्यूम्स लगाने से क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको लगाने से हमारी जो सॉइल है उसके अंदर क्या बढ़ जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा अपने आप ही बढ़ जाएगी और हमारी जो क्रॉप है वो हमेशा हेल्दी रहेगी। ठीक है। आगे भी यही लिखा हुआ है, देखो, दिस नेचुरली इंक्रीजेज द नाइट्रोजन, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन के
मात्रा को बढ़ा देती है और हमारी क्रॉप को आने वाली उसके लिए भी हेल्दी रखती है। ठीक है। अमेजिंग माइक्रो एल्गे टाइनी हेल्पर्स इन वाटर। हम लोग माइक्रो एल्गे के बारे में पढ़ रहे हैं। एल्गे जो होता है किसमें पाया जा रहा था, पानी में। ठीक है। हमारा माइक्रो एल्गे आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन ऑन ट्रीज। माइक्रो एल्गे हमारा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, वाटर में, सॉइल में और पेड़ों पे भी। ठीक है। दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। वाइल डूइंग दिस दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन सप्लाई। इस धरती पे इस्तेमाल होने वाली, अगर धरती पे 70% ऑक्सीजन यूज़ हो रही है तो अकेली 35% जो ऑक्सीजन है वो कौन प्रोड्यूस कर लेता है, हमारे माइक्रो एल्गे इस प्रोसेस में क्या कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट एंड सर्व एज फूड सोर्स फॉर द मैनी एक्वेटिक एनिमल्स। इन्हीं माइक्रो एल्गे को खा खा के काफ़ी सारे एक्वेटिक एनिमल्स अपना जीवन चलाते हैं, जैसे कि स्पिरुलिना, क्लोरेला एंड डायटम्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय ह्यूमन एज हेल्थ सप्लीमेंट एंड मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर इन 3 कंपाउंड का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा बट इम्पॉर्टेंट है तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, पेपर में ये नहीं पूछेंगे। ठीक। माइक्रो एल्गे हेल्प इन क्लीनिंग वाटर एंड ऑल्सो यूज टू मेक बायोफ्यूल। बायोफ्यूल हम लोगों ने अभी ऊपर बायोगैस पढ़ा था ना, वैसे ही बायोफ्यूल बनाने के लिए, ईंधन बनाने के लिए भी हम इन एल्गे का इस्तेमाल करते हैं। However, pollution, climate change and habitat destruction, habitat यानी आसपास के जितने भी जीव जंतुओं का डिस्ट्रक्शन है, जो हमारा हम लोग ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से माइक्रो एल्गल डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस। ठीक है। ये जो हमारी अबंडेंस यानी भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो हमारे पास एल्गे की मात्रा हमारे पास प्रेजेंट है, उसका एक अच्छा खासा संप्रदाय हमारे पास है, वो काफ़ी खतरे में है, बहुत ही थ्रेटनिंग है। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व दिस टाइनी ऑर्गेनिज्म। हमें बहुत आवश्यकता है कि हम इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को बचाएं, एनवायरनमेंट को बचाएं और ऑक्सीजन बैलेंस जो है अर्थ का उसको मेंटेन रखें। ठीक है। एवर हर्ड ऑफ स्पिरुलिना, अ माइक्रो एल्गा इज कॉल्ड सुपर फूड बिकॉज इट्स हेल्थ बेनिफिट। स्पायरुलिना एक हमारा सुपर फूड है, इसको हम खाते भी हैं और ये हमारा किस में होता है, बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट होते हैं। ठीक है। हमारा विटामिन B12 जो है वो हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में किससे मिल जाएगा, स्पायरुलिना से मिल जाएगा। एसेंशियल फॉर अ बॉडी, इट हैज़ लॉट ऑफ प्रोटीन, मोर देन 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर। लगभग इसका 60% जो है वो क्या है, इसमें हमारा प्रोटीन है और बाकी सारा क्या है, फैट और शुगर। यानी इसमें से 100 में से 60% तो खाली प्रोटीन ही है। ठीक है। फार्मिंग स्पिरुलिना इज़ बिकम फीजेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। आज की डेट में अगर आप स्पिरुलिना की खेती करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको पैसे ला के दे सकती है। एक अब वो उसकी खेती करने के यहाँ पे आपको स्टेप्स बताए हुए हैं। ठीक है। वाई इज सेल कंसिडर टू बी अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। अ बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड सेल। हमारी जो बॉडी है, ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल। अ सिंगल सेल कंटेन वेरियस कॉम्पोनेंट दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस फंक्शन। एक सिंगल सेल जो होता है उसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं जो हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को ताकि वो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर सके। द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ मेनी सेल। जो एनिमल और प्लांट की बॉडी है वो काफ़ी सारे सेल से मिलके बनी है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास अलग अलग तरीके के सेल होते हैं, अलग अलग ऑर्गन होते हैं जो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। ठीक है। ये लिखा, सेल्स कैरी आउट स्पेशलाइज फंक्शन इंडिविजुअली बट ऑल्सो कॉपरेट विद ईच अदर टू इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल। अब ऐसा नहीं होता कि मेरा हार्ट काम कर रहा है तो मेरा लंग काम करने से मना कर देता है, नहीं, क्योंकि उसे क्या करना है, मेरी बॉडी को जीवित रखना है। तो इन सबका एक ही लक्ष्य है कि इस बॉडी को जीवित रखना, तो वो सब मिलके काम में लगते हैं। ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने होते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, यूनिसेलुलर, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड होते हैं, इनमें एक ही सेल होता है। ये सारा फंक्शन एक ही सेल, इनका जितना भी काम है, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, सब कुछ एक ही सेल कर रहा है। ठीक है। अदर माइक्रोब लाइक एल्गे, फंगी आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल।
एल्गे फंगी जैसे बाकी जो माइक्रोब्स हैं वो भी एक और एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट इज़ यूनिसेलुलर फंगस वाइल मोल्ड इज़ मल्टीसेलुलर फंगस। ठीक है। Like animal and plant cell of the microorganism are also surrounded by a cell membrane। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सराउंडिंग है, उनकी जो ऊपर की लेयर है वो भी किससे कवर्ड है, हमारी सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है। सेल्स ऑफ फंगे एडिशनली हैव अ सेल वॉल। फंगी के पास क्या होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल वॉल देते हैं। बट दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। अब याद करो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम था, ग्रीन पिगमेंट दे रहा था, याद है, प्लास्टिड से मिल रहा था हमें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता था, क्लोरोफिल होता था। ठीक, तो ये क्लोरोप्लास्ट इनके पास नहीं होता। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब इसका क्या रिलेशन है, देखो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जिसमें वो प्रोसेस जिसकी मदद से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। अब प्लांट्स को खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल तो हमें चाहिए ही चाहिए, और साथ में हमें एक हम लोग अब जैसे बड़ी क्लास में आ गए तो हमें पता है कि हमें उसके साथ साथ और क्या चाहिए, क्लोरोफिल की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक है, हमें चाहिए इसमें क्या, क्लोरोफिल। तो यहाँ पे वो वही बता रहा है कि अगर उसके पास क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है, और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना फोटोसिंथेसिस यानी अपना खाना खुद से नहीं बना सकता। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके पास एक पूरा प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती। ठीक है। इंस्टेड दे हैव अ न्यूक्लियोइड। उनके पास क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। दिस फीचर डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम सेल ऑफ ईस्ट प्रोटोजोआ एंड एल्गे फंगी प्लांट एंड एनिमल्स। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि कैसे बैक्टीरिया जो है वो प्लांट, एल्गे, एनिमल, फंजाई, प्रोटोजोआ, ईस्ट इन सबसे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस क्या होता है, हमारा सेल, उसके अंदर एक छोटा सा ब्रेन जो होता है। ठीक है। तो हमारा जो बैक्टीरिया है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, उसके पास क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो न्यूक्लियस का ढांचा, बस एक ढांचा होता है। ठीक है। वी हैव ओनली लुक्ड वेरी बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स हेयर। हमने हो गया ना यहाँ पे बहुत ही बेसिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। द सेल हैज़ अदर कंपोनेंट अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। अब जब आप 9th क्लास में आ जाओगे ना, तब आप और भी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे कि और कौन कौन से कंपोनेंट हमारे पास प्लांट सेल्स में होते हैं। ठीक है। फॉर ऑब्जर्विंग सब सेलुलर कॉम्पोनेंट वी नीड माइक्रोस्कोप विद हाई मैग्निफिकेशन। अब अभी तक तो हम लोग सिर्फ 200 से 300% ही उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से चीज़ों को बड़ा करके देख पा रहे थे, लेकिन बड़ी क्लास में जब हमें और भी चीज़ें देखनी है तो हमें कम से कम इतने ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक वैल्यू वाला हमें क्या चाहिए होगा, माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। ठीक, हमें इतना ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी कि वो कम से कम 10 लाख टाइम्स तक हमें जूम करके दे सके। ठीक है। वेयर वी कैन सी मोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ सेल, यानी हम उसकी मदद से क्या कर पाएँ, सेल के अंदर प्रेजेंट और भी सारे स्ट्रक्चर्स को आराम से देख पाएँ। By now, you must have understood that all living beings include microorganisms are made up of some or one or more cell। अब वो बता रहे हैं कि अब तक तो आप इतना समझ ही चुके होगे कि हम सब में ही क्या होता है, हर जगह, हर ही जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, और हर चीज़ यहाँ पे एक या फिर एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी हुई है। ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं। ठीक है। देयर सेल्स डिफर इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। इनका जो सेल का साइज़ होता है वो अलग होता है, शेप अलग होती है, स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है। प्लांट एनिमल ऑल्सो हैव सम डिफरेंसेस। प्लांट और एनिमल सेल्स में भी काफ़ी डिफरेंसेस हम लोगों ने ऊपर देखे थे। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प अस लर्न हाउ दीज ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिफरेंटली। इन्हीं सब डिफरेंसेस की मदद से हम लोग समझ पाते हैं कि ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कैसे करता है। जैसे हमारा जो एनिमल सेल है उसके अंदर प्लास्टिड नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें अपना खाना खुद बनाना होता है क्या, नहीं, हम लोग तो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है। और अगर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता, क्लोरोफिल होता, प्लास्टिड होते, ये सब चीज़ें सेम है। ठीक है। अगर ये सब चीज़ें हमारे पास होती तो हम लोग पता है किस कलर के होते, ग्रीन कलर के, क्योंकि क्लोरोफिल हमें कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर देता है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास ये सब क्लोरोफिल होती तो हम लोग ग्रीन कलर के होते। इसलिए एनिमल सेल में कभी भी क्लोरोफिल नहीं होगी, वहीं प्लांट सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपना खाना भी खुद बनाना है और उन्हें ग्रीन कलर भी चाहिए।
In this chapter, we have learnt about some beneficial microorganism. However, there are some microbes that cause diseases in plant and animals, including humans. हम लोगों ने कुछ माइक्रोब्स के बारे में यहाँ पे पढ़ा, लेकिन काफ़ी माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो क्या कर सकते हैं, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब होते हैं। एनिमल्स में, प्लांट में, ह्यूमंस में, इन सब में क्या कर सकते हैं, वो डिसीज़ को ला सकते हैं। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब माइक्रोब्स से होने वाली क्या क्या डिसीज़ेज़ हैं उनके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नोट्स में पूछ सकते, कमेंट्स में पूछ सकते हो। अभी के लिए इतना ही।